जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की मैराथन सीरीज स्टार्ट हो गई है और वीडियो का रिस्पांस और आप लोगों का लाइक और कमेंट देखकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपको वीडियो जो है काफ़ी पसंद आ रहा है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बीपीएससी में अब तक जितने भी सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें मैंने दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड सवाल है उसको मैं स्किप करूंगा और जो फैक्चुअल जो चीज़ होंगे, जो कंसेप्ट वाले चीज़ होंगे उनको मैं कवर करूंगा, क्योंकि वो जो बजट है दोस्तों वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब जो न्यू बजट है जो फरवरी में पेश भी हो चुका है 13 फरवरी को, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए क्या करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड एक अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। तो राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है दोस्तों वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा यह जारी किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर यानी एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सीएसओ को मिलाकर एनएसओ का गठन किया गया है। अब जो संस्था है दोस्तों राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करने वाला संस्था कौन सा है, तो वो है एनएसओ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ठीक है, फिर ये 2020 का करंट अफेयर्स, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर ये बजट से रिलेटेड सवाल, इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये अच्छा सवाल है, ये यहाँ से हम लोग सवाल करेंगे। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव नहीं है, प्रभाव। तो नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव करेगा अगर हम CRR को कम करेंगे। तो याद रखना है आपको कि इससे क्या होगा कि बैंकों के पास अधिक तरलता यानी लिक्विडिटी लाभ होगा। फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है इससे, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति भी बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर जो है गिरावट आ सकती है, ये जो है स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। तो CRR को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है, जिससे ब्याज दरों में कमी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। फिर ये भी जो है करंट से रिलेटेड सवाल है, तो इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर ये भी करंट से रिलेटेड सवाल है, बजट से रिलेटेड सवाल है। फिर ये भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण से है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पर एक सवाल है, ये अच्छा है कि भारत को 2024 से 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। तो जीडीपी की जो विकास दर है वो लगातार कितनी होनी चाहिए, तो 9% होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति वर्ष लगातार जीडीपी की विकास दर 9% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। तथापि कोविड-19 महामारी और वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में यह लक्ष्य संभवतः वर्ष 2026-27 IMF के आकलन के अनुसार बताया गया या आगे तक हो सकता है। फिर है बजट से रिलेटेड सवाल, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर है बौना उद्यम, इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ। मतलब ये भी जो वित्तीय वर्ष है, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण, इसी से रिलेटेड सवाल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग करते हैं क्वेश्चन। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो कौन सा है, तो मैनेज्ड या डर्ट फ्लोट जो है वह भारत में विनिमय दर व्यवस्था लागू है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वर्ष
1992-93 के बाद से भारत में प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, जिसे हम लोग मैनेज्ड या डर्ट फ्लोट भी कहते हैं, प्रणाली अपनाई जा रही है, जो कि स्वतंत्र फ्लोटिंग यानी फ्रीली फ्लोटिंग एवं पूर्णतः प्रबंधित यानी फुल्ली मैनेज सिस्टम दोनों का ही क्या है, सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी निवेशक या एजेंसियां भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? तो याद रखना है, भारत सरकार की प्रतिभूतियां कौन खरीद सकती है? तो याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक व्यक्ति खरीद सकता है, वित्त प्रतिष्ठान जो है वो खरीद सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तीनों के तीनों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्ति एवं वित्त प्रतिष्ठानों तीनों ही भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनिवार्य रूप से व्यापार योग्य वित्तीय साधन है, जो कर्ज के लिए सरकार के दायित्व को क्या करती है, स्वीकार करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक वित्त वर्ष में वह कितनी बार आर्थिक समीक्षा करता है? तो द्विमासिक करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति वैज्ञानिक आधार पर मौद्रिक नीति की यानी आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो पूछेगा कि मौद्रिक नीति कौन करता है या कौन लाता है? तो आंसर होगा क्या, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीआई संयुक्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहते हैं, खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। सीपीआई के निम्न 4 प्रकार है, कौन कौन सा है? याद रखना है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, फिर कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, और सीपीआई क्या है, एक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीज का वितरण करके क्या हो सकता है, कृषि में सुधार किया जा सकता है भारतीय कृषि में। छोटी और खंडित भूमि जोत से भारतीय कृषि में सुधार नहीं किया जा सकता। मशीनीकरण के अभाव से भी आप भारतीय कृषि में सुधार नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी केवल 2। तो किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी व संगठित भूमि जोत तथा मशीनीकरण की उपलब्धता भी भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस आधार पर है? तो यह है धन का सीमांत व्यय पर आधारित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की जो उधार कर की गणना है किस पर आधारित है? तो धन का सीमांत व्यय पर। तो नई कर प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि शास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्न समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। किसको? तो बाजार दर को, मूल्य स्तर को, रोजगार को और उत्पादन को। ठीक है, तो यानी ये सभी को प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये बाजार दर को भी प्रभावित करता है, रोजगार को भी, मूल्य स्तर को भी और उत्पादन को भी। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े भाग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जैसे कुल आय, कुल उत्पादन इत्यादि। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थ नैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो यह मानी जाती है निर्यात के समान, यानी एक्सपोर्ट के समान यह माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से यानी इकोनॉमिक की दृष्टि से वो कहना चाह रहा है से निर्यात के समान मानी जाती है। निर्यात को एक देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में समझाया जाता है और दूसरे देश के नागरिकों द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह वर्गीकृत किया जाता है राजस्व व्यय के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो यह भारत का सार्वजनिक निधि जो फंड है उसमें क्या होता है? यह जमा होता है क्या? तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई जो राशि है भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत सरकार के कोष को 3 भागों में रखा जाता है, भारत में संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और भारत के लोक लेखा निधि। आपको बताना है कि ये दोनों कमेंट बॉक्स में ये दोनों जो निधि है संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल आपको बताना है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय जो घाटा है वह कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्तियों के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व आंकड़े यानी उधार को छोड़कर के बीच का क्या है? अंतर है। तो पूछेगा राजकोषीय घाटा में उधार शामिल होता है? तो नहीं, उधार को छोड़कर ये गणना की जाती है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वस्तु एवं सेवा कर ये कैसा है? तो ये याद रखना है कि यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? तो यह अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व यानी GST से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो ये लागू डेट भी याद रखना है, कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो कृषि फसल वर्ष की अवधि कब होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में कृषि यानी फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। फसली वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य का फसली वर्ष उस राज्य की जलवायु पर क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा किया जाता है? तो NSO के द्वारा किया जाता है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1991 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को जो है ये महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो वर्ष 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। वर्ष 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती तो कभी घट जाती। इसी वजह से वर्ष 1921 के साल को महान विभाजक वर्ष द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो भारतीय नियोजन का उद्देश्य क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि उसका उद्देश्य नहीं है, जबकि औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता, ये सब जो है भारतीय नियोजन के उद्देश्य है। तो निर्धनता, बेरोजगारी दूर करना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन भारतीय आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य था, परंतु जनसंख्या वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, किस इकाई का मूल्य यानी कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है यूरो डॉलर। यूरो डॉलर इकाई का जो मूल्य है वह कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सोना या कागजी मुद्रा जो कि तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में लिया जाता है, अमेरिकन डॉलर को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, तो यह भी सही है। प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और डी क्या है? जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है, जो क्या है याद रखना है आपको। ज्ञान यानी साक्षरता, लंबे और स्वस्थ जीवन और जीवन जीने का उचित मानक। एसडीआई रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था यानी जारी कब किया गया था? तो 1990 में। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था, तो यह सुझाव दिया गया था चलैया समिति के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, इसका सुझाव चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिकता तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटा कर लाने का सुझाव दिया था? तो याद रखना है 25% तक। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वर्ष 1991 में नरसिम्हा कमेटी की संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की, जिसमें कानूनी तरलता अनुपात को अगले 5 वर्षों में 38.5% से कम करके 28% कर देने की सिफारिश की। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2002 में 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया। इसके लिए निम्नलिखित में से किस? तो ये डेटा जो है पुराना है, इसे मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि है, और ये काफी पुराना क्वेश्चन 1994। तो दिए गए विकल्प में भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत था उस समय कौन था? कृषि। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन का सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। 2022-23 सेकेंड ईयर का यह है, सेकेंड हाफ का ये बता रहा है। मैं चालू मूल्यों पर जीबीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। सेवा क्षेत्र है हमारे कितना प्रतिशत? तो 53.4%। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 28.3%। और सबसे कम किसका है? याद रखना है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का 18.3%। तो जिस समय 1994 में जब यह सवाल पूछा गया था तो उस समय योगदान सबसे ज्यादा किसका था? कृषि का था। अब किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। तो प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नजदीकी सही विकल्प है। वर्तमान में यदि कोविड-19 की अवधि कब हुआ था? वर्ष 2020-21 तथा 21-22 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए सर्वोत्तम उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वर्ष 1974 तक अर्थात चौथी योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही है। 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई है। मोस्ट वीवीआई ये फैक्ट्स हैं।
पूछ सकता है कभी भी ये सवाल कि किस पंचवर्षीय योजना की विकास दर जो है सर्वाधिक रही है, वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो वह कौन सा है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है? तो 7.6% रहा है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का एक समस्या है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं, या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी एनएसओ के द्वारा। कई बार ये सवाल पूछ चुका है, देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आय का जो आधार है वह 2011-12 है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। यह जो है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। कौन सा? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को क्या करता है? जारी करता है। तो कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, पूर्व में सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभार द्वारा किया जाता था, और वहीं से यह भी जारी किया जाता था। तो इसमें जो है जो दोस्तों एनएसओ कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता? एनएसओ होता, जो कि किसी में नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो ये डेटा पुराना है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे क्या? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमत कौन सा है? 2021-12 कीमत। तो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 28,127 रुपये, जो राष्ट्रीय औसत आय का मात्र 33.1% रही, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह कितना है? 33%। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डेटा पुराना है दोस्तों, तो इसको स्किप ही कर दें। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोजन की आवश्यकता के कारण। तो नियोजन की आवश्यकता के कारण तो इसे अल्प विकसित देश नहीं कहा जाएगा, ये तो नहीं होगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये हो सकता है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण ये भी सही है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण ये हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर यहाँ पर कुछ दिया गया है, निरपेक्ष जनसंख्या क्या है? मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण। फलतः जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्न काल में जहां विकसित देशों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, वहीं भारत में कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या संलग्न थी। पुनः विकसित देशों में जीबीए में कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच था, न्यूजीलैंड को छोड़कर। वहीं भारत में जो है कृषि का जीबीए में योगदान लगभग 18.3% है। कब बताया गया है? तो 2022-23 में का। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योगों में नियोजित थी, और जीबीए में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 28.3% है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किसके कारण? तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, और पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 300 लगभग क्वेश्चन है, एक एक को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है वह जीडीपी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इसे डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो यह कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम। तो कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार निम्नलिखित है। सीमांत कृषि भूमि जोत किससे कहा जाता है, इसका आकार तो 1 हेक्टेयर से कम के पास, जिसे 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि रहता है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत कृषि भूमि जोत। छोटी जोत किसे कहा जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम जोत किसे कहा जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर। और बड़ी जोत किसे कहा जाता है, तो 10 हेक्टेयर से अधिक को। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो यह न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से क्या द्वितीय है। यहाँ कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार कितना है, तो 0.93 है, जो दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। केरल के बाद कितना है, तो 0.18 है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कौन करता है, एमएसपी का, तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों पर, याद रखना है एमएसपी कितनी फसलों पर दिया जाता है, 22 फसलों पर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश सरकार से की जाती है। गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता, इसके लिए अलग प्रोविजन है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 2005 में। तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2019 में आया जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो कब लागू हुआ था, तो 15 फरवरी 2013 को। नेक्स्ट है, शब्द संचय ट्रिम्स से क्या बनता है, तो ट्रिम्स से क्या बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ये फुल फॉर्म है इसका। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, तो यह बनाया गया है 2011-12 को। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो यह कौन सा राज्य है, तो यह है बिहार राज्य। नेक्स्ट है, यहाँ पर कितना है, तो 2020 के अगर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है कितना है, तो 43,605 रुपये। नेक्स्ट है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है, तो यह है न्यूनतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 के लिए हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, मैं केवल उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है अधिकतर जो सवाल दिए गए हैं बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से हैं, तो उनको मतलब पुराने डेटा है उनको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो नई है यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अगर हम बात करें, तो 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है, तो 329 किलोवाट प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम में चुना, तो आरोही क्रम में चुना तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा, पंजाब चावल के उत्पादन में। उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश और लास्ट में क्या आ जाएगा, आरोही में बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आरोही। तो आरोही मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम होगा इसमें अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है। तो सबसे कम आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो औसतन उत्पादन की अगर हम बात करें तो औसतन उत्पादन में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो प्रश्न काल तथा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2022 के अनुसार भी विकल्प ई सही है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट ग्लांस 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता की अगर बात करें तो राजस्थान में है। इसके बाद क्रमशः गुजरात है तथा तेलंगाना का स्थान है। वर्ष 2021-22 में कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो शीर्ष में यह क्रमशः कौन सा, पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है बीज उर्वरक जल तकनीकी। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार किस्मों की बीजें यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग तथा किसानों के कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो यह है न्यूनतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी जो है देश का, यहाँ पर अगर बात करें देश का राष्ट्रीय औसत कितना है तो 1652.3 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। इस संदर्भ में बिहार का केरल और पश्चिम बंगाल के बाद क्या तीसरा स्थान है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने से संबंधित है? तो यह है सक्षमता उपागम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार कौन सा उपागम संबंधित है, तो वह सक्षमता उपागम। तो सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में उभरा। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? पुराना क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 2022-23 का तो यह कितना है? तो यह है 18.3%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं, जबकि गेहूं, चावल और दाल ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब हुआ था? यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रारंभ वर्ष है इसका 2007-8 रबी सीजन से। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2011-12 तक यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन यानी कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति क्या है? तो आच्छादित फसलें कौन कौन सा? तो चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें। 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल यानी 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। विगत अनुभवों एवं प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यक्रम की अवधि को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाते हुए 13 मिलियन टन यानी चावल 5 मिलियन टन, गेहूं 3 मिलियन टन और दाल 3 मिलियन टन तथा मोटे अनाज 2 मिलियन टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्न का जो निर्यात है वह खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो यह हुई थी 2002-3 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे थोड़ा जहां पे लगेगा मुझे डिस्कस करना तो वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था? तो 15 लाख करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 में
के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी केवल ये सर, ये कि वर्षा जो बीमा है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये कब स्टार्ट किया गया था, तो वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ था, जो औसतन वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है, तो यह 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई जिसे हम करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इंग्लिश में इसे कहा जाता है। विकास अधिनियम 2006 कब हुआ था, तो प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 को के तहत माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्ग यानी विनिर्माण उद्यम तथा सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया। अब यहाँ पर बताया गया है कितना, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम किन्हें कहा जाएगा, 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु उद्यम किन्हें कहा जाएगा, तो 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। मध्यम किन्हें कहा जाएगा, 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक नहीं। सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं। यहाँ पर मध्यम की बात करें तो 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। और यहाँ पर अगर बात करें किसका, मध्यम का, तो ये लघु का था। ये मध्यम का अगर बात करें तो 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी एमएसएमई की नई परिभाषा यहाँ पर है। सूक्ष्म निवेश, सूक्ष्म उद्योग किसे कहा जाएगा, लघु और मध्यम निवेश 1 करोड़ तक, 1 करोड़ रुपए तक, लघु में 10 करोड़ रुपए तक और मध्यम में 50 करोड़ रुपए तक। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक नहीं होना चाहिए। इसमें 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और इसमें 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। नेक्स्ट है, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो यह बढ़ाकर कर दिया है 74%। ठीक है, अब है बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। तो ये महारत्न मिनी रत्न कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देख लेते हैं। 10 मई 2023 तक भारत में कुल याद रखना है 12 महारत्न, 13 नवरत्न और 73 मिनी रत्न श्रेणी 1 एवं 2, ठीक है, 1 और 2 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो यह है वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम और क्या है, संघ उत्पादन शुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अवरोही मतलब सबसे ज्यादा कर, बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो सबसे ज्यादा आता है निगम कर, उसके बाद निगम कर के अलावा अन्य आय से कर, कस्टम, उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क। सॉरी 1 2 4 3, 1 2 4 3 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिए। यहाँ पर ये पहले हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सकल साधन कौन सा है जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो वो कौन सा, उत्पाद शुल्क है। नेक्स्ट, ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो यह है राजस्व व्यय का। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये कहलाता है राजकोषीय घाटा।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, प्राथमिक घाटा किसे कहेंगे, तो राजकोषीय घाटा मतलब माइनस ब्याज अदायगी, यह कहलाता है प्राथमिक घाटा। बजटीय घाटा क्या होता है, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो बजटीय घाटा जिसमें कुल प्राप्तियां और कुल व्यय भी है, प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देता, ये कहलाता है राजकोषीय घाटा। या राजकोषीय घाटा को हम ऐसे भी कर सकते हैं, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। नेक्स्ट है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है, तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये बजट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष, फिर भी ये भी बजट का सवाल है। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी में भारत का हिस्सा, तो ये भी है, करंट से सवाल है ये। केंद्रीय बजट से ये सवाल पूछा गया। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 2011-12 में। आगे बढ़ते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो यह है किसे, तो उत्पाद कर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उत्पाद शुल्क के इतिहास के वर्ष में 1986 के एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति यानी 1985 के क्रियान्वयन में वीपी सिंह यानी तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय द्वारा 1 मार्च 1986 से मोडवेट लागू किया गया। मोडवेटेड संशोधित मूल्य वर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यह प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। नेक्स्ट है स्तंभ दो क को स्तंभ ख से मिलाना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि नीति आया था 2000 में, समुद्रीय मत्स्य नीति आया था 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में और 7वां वित्त आयोग 1978 में। नेक्स्ट है ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक और नकदी रिजर्व अनुपाति, ठीक है। तो ये क्या है, तो ट्राइसेम, ओपन जनरल लाइसेंस, तो ट्राइसेम क्या है देखते हैं। तो ओपन जनरल इंश्योरेंस जो है लाइसेंस जो है वो विदेशी व्यापार से है। ट्राइसेम जो है रोजगार से रिलेटेड है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो मुद्रास्फीति से रिलेटेड है। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण से है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था। तो कब समाप्त किया गया था, तो इसे समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट भारत में मिड 50s में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, तो यह था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदानों की मांग संसद में पेश की जाती है, तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसे अनुदान की मांग कहते हैं। वार्षिक बजट 2023-24 में कुल 102 अनुदानों की मांग यानी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की गई है। नेक्स्ट योजना आयोग है, तो यह क्या है, तो यह एक है परामर्शदात्री संस्था। राइट आंसर हो जाएगा सी। कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। इसका स्थान किसने लिया, तो 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। नेक्स्ट भारत का योजना आयोग है, तो यह एक सलाहकार बोर्ड है। नेक्स्ट योजना आयोग का स्वरूप क्या है, तो यह है परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। योजना आयोग है, तो योजना आयोग क्या है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना। नेक्स्ट भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा किया गया इसमें मेहनत पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतक समूह है, यानी थिंक टैंक इसे कहा जाता है। मैं नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, जैसा मैंने कहा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका राइट आंसर है, बी होगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सरकार 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या क्या इसका उद्देश्य? तो सामुदायिक, सबसे पहले याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? तो इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है। देश में कृषि कार्यक्रम संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 में तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता, ये सब इसमें शामिल था। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, मानव पूंजी का विकास, समृद्ध जीवन, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। आगे बढ़ते, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर एकीकृत ग्रामीण विकास, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मार्च 1976 में देश के चुनिंदा 20 जिलों में शुरू किया गया था। बाद में लघु किसान विकास एजेंसी, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए वर्ष 1978-89 में देश के 2000 ब्लॉकों में एक नया कार्यक्रम, कौन सा? तो IRDP प्रारंभ किया गया। हालांकि यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। छठी योजना की अवधि वर्ष 1980-85 तक रही तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। इस प्रकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? याद रखना है, राजस्थान में। कब लाया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1978 में 77-78 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो यह रोलिंग प्लान लाया गया था कब? तो जनता सरकार यानी जनता पार्टी के द्वारा यह लाया गया था। कब? याद रखना है, 1978-79 में। ठीक है। और ये किस पे था? तो गुरनान मेडल ने अपनी पुस्तक में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इनकी पुस्तक का नाम था इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, चल योजना के बाद निम्नलिखित कथनों पर अब विचार कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, यह सही है। यह योजना 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, सही है। 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है, यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि है। योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा था। कब? तो 1966 से 1969 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना है 2007 से 2012। नेक्स्ट स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। ठीक है। आइए 1964, 1955, 1982, अब एक एक कर देखते हैं कि भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अंतर्गत 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। ठीक है। अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्थान के रूप में हुआ और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया। ठीक है। ICICI की बात करें हम लोग, की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो आइए मिलान कर लेते हैं। तो 1955 में क्या हुआ था? तो ICICI बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, एक मिनट।
1955 में हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। फिर 1982 में क्या हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा था 1982 में हुआ था भारतीय निर्यात आयात बैंक। 1964 में क्या हुआ था, तो 1964 में यहाँ पर क्या था, हाँ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम। अच्छा, ये नहीं था, 1964 में ये हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम। फिर है 1955 में क्या हुआ था, तो औद्योगिक भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। और 1987 में हुआ था औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 3214, 3214 किस में है, तो यह ऑप्शन सी में। ठीक है, फिर है क्या यहाँ पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1987 में। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा 4%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार लगा हुआ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CSO यानी वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता था, जो वर्ष 2018 में जारी होना बंद हो गया। वर्तमान में NSO द्वारा CPI संयुक्त जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है इसमें, तो इसमें सब शामिल है, कौन कौन सा, तो CRR, SLR, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दीपो मुंडले जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य हैं, अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह, प्रोफेसर रमेश चंदा। आयोग के गठन प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख सृजन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में, याद रखना है आपको। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है गर्म मुद्रा, राइट आंसर हो जाएगा हॉट मनी इसको कहा जाता है। तो वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी कहलाते हैं। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सरकारिया समिति है, श्री रंगराजन समिति है, पारेख समिति है, नरसिम्हन समिति। आइए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सरकारिया जो कमेटी है वो किससे है, याद रखना है, BA सरकारिया थे, तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, फिर नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, पारेख समिति। तो सबसे पहले A का तो 3 हो जाएगा। नरसिम्हन समिति की अगर हम बात करें तो नरसिम्हन समिति थी, यह गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। पारेख समिति की अगर बात करें तो पारेख समिति जो था वह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड था, और नरसिम्हन जो समिति था वह बैंकिंग सुधार से था। तो अगर हम बात करें सरकारिया की, तो सरकारिया जो था वो केंद्र राज्य संबंध से था, तो A का 3 हो गया। और B का अगर हम बात करें तो यह गरीब के मापन से था, श्री रंगराजन समिति थी, ये इसका हो गया 1। C की अगर बात करें तो पारेख समिति था किसे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, तो ये हो गया 2। और D का कितना हो गया 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3124। 3124 किस में है, तो यह है ऑप्शन A में।
आगे बढ़ते हैं, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। ठीक है, कब आया था? 1994 में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार कर लेता है। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें गलत कौन है? तो बैंक दर अल्पकालिक नहीं होता, दीर्घकालिक होता है बैंक रेट। रेपो दर वह ब्याज दर होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आइए डिस्कस करते हैं इसको। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर हो जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट आरबीआई की वाणिज्यिक बैंकों का अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है 1 रुपए के नोट पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक नोट के 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इनको जो है कालक्रमानुसार सजाना है आपको। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था ट्राइसेम। उसके बाद आया था कौन सा? तो ये आया था RLEGP। फिर कौन आया था? तो ये आया था JRY, जवाहर रोजगार योजना। फिर EAS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 2431। तो ट्राइसेम क्या फुल फॉर्म याद रखना है, पूछ सकता है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त कब आया था? 1979 में प्रारंभ किया गया था। फिर है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, कब आया था? 1983 में ग्रामीण भूमिहीन हेतु रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NREP कहते हैं, तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग RLGEP के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना यानी ESA का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह क्या है? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो ये करंट से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा से जोड़ना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कब आया था? तो 2019 में PM कुसुम योजना का आया था। फुल फॉर्म याद रखना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का अंग नहीं है कृषि आधारित उद्योग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कब आया था? तो पहला चरण को मंजूरी दिया गया था 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसकी अनुमानित अवधि कितना है? 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, कितना था? 55। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो 2008 का क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? ठीक है, तो योजना आयोग ने जो सुझाया था, याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपये अगर प्रतिदिन से कोई कम कमाता है तो वो गरीब में शामिल होगा। और वहीं अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्रों में, तो नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय अगर 32 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह है किसका? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो सही नहीं पूछा गया, तो कौन सा सही नहीं? डी, भारत की
33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यह स्टेटमेंट गलत है, जबकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण कितना पे किया गया था, 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये एनएसएसओ के द्वारा बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो कपड़ा से। नेक्स्ट, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है, तो यह है चावल। तो प्रश्न काल में भी था और 2021-22 दिए गए विकल्प में भारत में निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु भी चावल है। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो सलीम समूह को। काफी पुराने क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो यह था 1972-73 और 1976-77 में। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 में भी कुल व्यापार में असंतुलन की स्थिति रही है। ठीक है, तो याद रखना है ये डेट। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1999 में प्रारंभ की गई थी यूरो। नेक्स्ट, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है, तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा इसका डिस्कस है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो ई आंसर है इसका। ठीक है, ये कितना, 11.2% है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है किसको किसको जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई भी याद रखना, 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। कौन सा कथन सही है, याद रखना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, यह सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, याद रखना है। कुओं का निर्माण जो है यह गलत है, जबकि जल निकायों की मरम्मत और नवीकरणीय यह सही है। जल भृति के पुनर्भरण में वृद्धि यह भी सही है। वर्षा संचयन संरचना का निर्माण यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो वह है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा दिल्ली मुंबई गलियारा, जो कि जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, तो उस समय जिस समय पूछा गया था उस समय उर्जित पटेल थे। अभी कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखना है। तो अभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भारत से बड़ी 4 और अर्थव्यवस्था कौन से देशों की है, तो सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है जापान, और चौथे नंबर पे है जर्मनी, और 5वें नंबर पर कौन है, तो वो है भारत। नेक्स्ट है, G15 है, तो G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है, याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1989 में बेलग्रेड, कहाँ पर है, यूगोस्लाविया के नार्वे निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। G15 का सचिवालय जेनेवा स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा यानी टेक्निकल सर्विस फैसिलिटी से संचालित होता है। नेक्स्ट है,
इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो याद रखना स्पेन जो है G8 समूह का सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस, इटली और जर्मनी ये जो है G8 के मेंबर है। तो प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित थे। बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया, अतः अब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। उल्लेखनीय कि वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा है। नेक्स्ट है आसियान, इसके लिए है, तो याद रखना है आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये फुल फॉर्म होता है आसियान का। तो आसियान फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संघ है। नेक्स्ट है भारतीय विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले जाना जाता था, तो पहले आईडीएफ को कहा जाता था भारत सहायता क्लब, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय विकास फोरम को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? कृषि है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। नेक्स्ट है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन सा है? उस समय कौन थे? वारेन बफेट थे। अभी हम बात करें वर्ष 2023 यानी अप्रैल में फोर्ब्स पत्रिका की 37वीं वार्षिक करोड़पतियों की सूची में बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है 211 बिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय उसके कुल व्यय का था, तो ये उस समय का है, तो इसे हम स्किप करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये भी जो है इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व तो याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा लिंगानुपात याद रखना है 943 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है तो कितना था? तो 324। अगर 2011 की बात करें तो कितना है? तो 382। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार राज्य की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना है इसका ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, कितना? तो तीसरा। और 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का तीसरा। 2001 और 2011 दोनों की जनगणना के अनुसार जो है बिहार जो है भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो 8%। ठीक है, और 11 की अगर बात करें तो कितना है? तो ये है 8.60% जनसंख्या जो है भारत की वो बिहार में निवास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह कितना था? तो याद रखना है यह है 8,29,98,509। नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति पूछ रहा है यानी एससी के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया डेटा यूपी में कितना है? तो ये है 4,13,57,608। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर सभी को मालूम होगा कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात वो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 27 है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी है? तो ये हुआ था 12.6%। ठीक है, और 2001 से 11 तक साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ है? तो 8.15%। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो यह कितना था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। तो जनगणना 2011 के 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.9% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह कितना, 64.6%। हालांकि वर्ष 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो 65.46%। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर क्या माना है, सी माना है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। तो 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किया जाने वाले कार्यों का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तापीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्रोत से सबसे ज़्यादा भारत को ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह है तापीय स्रोत से, यानी थर्मल पावर से। तो भारत तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2023 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, तो 4,17,668 मेगावाट है। जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, लिग्नाइट गैस, डीजल शामिल है में कोयले का हिस्सा कितना है, तो 49.1% है। जल विद्युत 11.2% है तथा परमाणु विद्युत कितना है, तो 1.6% का हिस्सा है। नेक्स्ट है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, तो इसका था एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ठीक है, और 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम किया जा चुका है, तो ये याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, तो वह कौन सा है, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ठीक, भारत में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। 28 फरवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा वर्ष 2022-23 में कितना था, तो 53.4% था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वह कौन सा है, सेवा क्षेत्र। सापेक्ष निर्भरता यानी रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है, तो आर्थिक असमानताएं जो है वह सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो सापेक्ष गरीबी वह यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है, कौन सा, लॉरेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह यानी स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप के विचारों को दिया था, तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा SHG का कॉन्सेप्ट दिया गया था, यानी स्वयं सेवा समूह का। तो स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने वर्ष 1973 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल में ही गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो वह है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ये दिया गया है, इसका जीबीए में कितना परसेंट है, तो 53.4%। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, यानी पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई क्या, जनसंख्या। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव। उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखना है मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये भी सवाल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट सम्मिलित नहीं है। जबकि आयात शुल्क में कमी सही है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन यह भी सही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह यह भी सम्मिलित है।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो यह क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को इसमें शामिल किया गया है, साक्षरता दर को शामिल किया गया और जन्म पर जीवन प्रत्याशा को इसमें शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। यानी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म का जीवन प्रत्याशा, ये मानव विकास सूचकांक के क्या है, 3 घटक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता, जबकि सड़कें, रेलवे, ऊर्जा ये आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो तार संचार को जो है यानी दूर संचार को सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया गया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इसे सामाजिक अधिसंरचना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है क्या है, तो ई लगा हुआ है, देखते हैं क्या है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना यह शामिल है, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि क्या है शामिल है। यानी इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ये शामिल है इसमें। लेकिन निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर मेक इन इंडिया भी है ना, स्टार्टअप इंडिया भी है, दोनों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा उपस्थित, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, पूरा का कॉन्सेप्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, ये किनके दिमाग की उपस्थिति, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की ये उपस्थिति। तो पूरा का फुल फॉर्म भी याद रखना, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया का संक्षिप्त रूप है। दिव्यांग तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वृद्धा पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का कौन अवयव नहीं है, तो पोषण इसका अवयव नहीं है, जबकि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़क ये इसके अवयव हैं। तो ये है यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, जिसे हम लोग पीएमजीवाई के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। अपने आरंभ में पीएमजीवाई ने उपयुक्त प्रथम 5 घटक ही थे, छठे घटक कौन सा है इसका, तो ग्रामीण विद्युतीकरण को पीएमजीवाई में 2001-2 में जोड़ा गया। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उनकी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। कारण दिया गया है कि केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर गलत है। चलिए, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे हम लोग IRDP के नाम से जानते हैं, जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर का अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे IRDP के साथ साथ अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था, में छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार का जो है कायम किया गया। वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है किंतु कारण असत्य है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, तो वह है 2020-21 से 2024-25। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, यह है IRDP का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, कब लागू किया गया था, तो 1980 में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया था, तो यह किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में। कब, 2 अक्टूबर 1952 में, याद रखना है। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था 1953 में। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अप्रैल 1953 में तैयार की गई थी तथा 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ किया गया।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना होगा, तो 3000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मनरेगा का उद्देश्य है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी ग्रामीण परिवार के उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है कौन, पंजाब। ठीक है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, तो यह है कितना, 109.5 मिलियन टन। तो यह 2020-21 के अनुसार है। अभी बात करें तो कितना, 2022-23 में तो गेहूं का उत्पादन कितना, तो 112.18। अब तो और भी बढ़ गया होगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं। यह सूक्ष्म उद्यम को क्या करता है, परिभाषित करता है। चलिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से रुककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्योग किन्हें कहा जाएगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, क्यों, तो कृषि में। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो किसानों को मकान ऋण जो है वो भूमि सुधार में शामिल नहीं, जबकि बिचौलियों की समाप्ति इसमें शामिल है। भूजोतों का एकत्रीकरण यानी इंटीग्रेशन और सहकारी कृषि, यह भी जो है भूमि सुधार में शामिल है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो यह बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर निर्भर है हरित क्रांति की सफलता। चलिए, तो हरित क्रांति को 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया, जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया: बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं तथा पर्याप्त सिंचाई सुविधा। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ, राइट आंसर हो जाएगा जूट और रुई उद्योग। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, कौन सा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है ये। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है कोयम्बटूर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का लगभग 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश। मोडवैट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, प्रतिस्थापित करता है, स्टार लगा हुआ है। तो मोडवैट क्या है, तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लागू की गई है कब, 1987 के बजट में मूल्य वर्धित कर की एक संशोधित प्रणाली लागू की गई थी, जिसे हम लोग मोडवैट के नाम से जानते हैं। मोडवैट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए करों को घटाने की व्यवस्था थी। मोडवैट के पश्चात बजट 2001 से सिन वैट तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे कौन है, तो वह है भार हास मूलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कथन और कारण से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है इसका, आगे बढ़ते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है, तो कोर उद्योग कौन सा है, तो विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारत सरकार के राजस्व का
प्रधान स्रोत कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो वह है अप्रत्यक्ष टैक्स कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो प्रत्यक्ष कर है सकल घरेलू उत्पाद का 6% और अप्रत्यक्ष कर है 5.1%। लेकिन निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, तो ये बजट से रिलेटेड सवाल है, हटाते हैं इसको। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था 2017 में। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो वह है बिक्री कर। ठीक है, परंतु वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया क्या है, अनुदान है। याद रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो यह हुआ है विकास में। ठीक है, और अगर हम बात करें बजट 2023-24 के अनुसार, तो केंद्र सरकार के व्यय की शीर्ष मध्य इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है, तो ब्याज भुगतान में, अदायगी में कितना, 20%। करोड़ शुल्क में राज्य का हिस्सा 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय भी शामिल नहीं है, कितना है, तो 17% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व जो है वह केंद्र सरकार का कर नहीं है, जबकि आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केंद्रीय कर है। भूमि यानी भूमि राजस्व जो है राज्य सरकारें आरोपित एवं संग्रहित करती है। नेक्स्ट है, कौन सा कर है, ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। राइट आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो प्रश्न काल हेतु बी सही उत्तर था। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान अधिनियम पारित किया गया। इसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्य के साथ विभाजनीय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं, तो याद रखना बिक्री और उत्पादन शुल्क, ये जो है परोक्ष कर है। परोक्ष कर मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा निगम टैक्स। ठीक है, और 2023-24 के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर के कितना, ये दिया गया 9,22,675 करोड़ रुपए। उसके बाद आयकर का है कितना, तो 9,05,75 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांवैधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापित किया गया, यह भी सही है। और राइट, तीसरा क्या, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार की होती है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, सांविधिक निकाय नहीं है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक निकाय है ये। ठीक है, सांविधिक नहीं है, तो ये तो गलत है, सांविधिक निकाय नहीं है ये, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो हैं प्रकृति में केवल सलाहकार की है, तो यह भी सही है। पहला वित्त आयोग जो 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। राइट आंसर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल सी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने एवं उनके मध्य साधनों का न्यायोचित वितरण करने के उद्देश्य से वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर ही राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष अथवा यदि आवश्यक हो तो उसके पूर्व ही वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय समायोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना है। वर्ष 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर जो है वह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो उपयुक्त विकल्पों में करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी के उपकरण है, जबकि ब्याज दर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, उपकरण है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कौन करता है, तो आरबीआई के तहत
मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी द्वारा किया जाता है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे ये। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है डॉक्टर सी रंगराजन। 15वें वित्त आयोग के कौन है? तो याद रखना है एनके सिंह। चलिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत है, तो इसमें है 42%। ठीक है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो वो है क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मुद्रा इसे हम लोग करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, स्किप कर रहा हूं मैं इसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोचक संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है? तो 1999 का क्वेश्चन है। प्रश्नकाल में इसका राइट आंसर 10% था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो निवेश बैंक का एक उदाहरण है जीवन बीमा निगम। चलिए नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो यह है भूमि विकास जो बैंक है वह किसका एक अंश है? तो यह है सहकारी उधार ढांचा का, यानी कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक, जिसका नाम परिवर्तित कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख की प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो यह छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है। अब आते हैं करेंसी प्रेस नोट नासिक कितना कितना रुपए का नोट छपता है यहाँ पर? तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 और 2000 रुपये के नोट छापता है ये, और उनकी पूर्ति करता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में यानी मध्य प्रदेश में, साबानी जो कि पश्चिम बंगाल में, और मैसूर में है। कर्नाटक, मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा की छपाई की जाती है। नेक्स्ट है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यह है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है, तो यह है नरसिम्हन कमेटी। राइट आंसर हो जाएगा सी। कब आया था? तो 1951 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है, 8% है। बहुत पुराना ये क्वेश्चन है, स्किप मैं कर रहा हूँ इसे। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरआरबी, की स्थापना वर्ष 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को और उससे जुड़े तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत वर्गीकृत है। नेक्स्ट है, नाबार्ड उधार देता है, तो नाबार्ड जो है उधार किसे देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को क्या करता है? नाबार्ड उधार देता है। कब स्थापना हुआ था? 1982 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो वह राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। तो हार्ड करेंसी कौन यूज करते हैं? तो डेवलप्ड जो नेशन है यानी विकसित देश जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, और 3 क्या है हमारा? BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। यह स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो वो कौन सा था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक इसका कार्य था? तो 51 से 56। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? याद रखना है नाबार्ड। नाबार्ड जो है औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्थापना हुआ था? तो 1982 में।
भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। स्थापना कब हुआ था? तो अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन नहीं है? तो इसका आंसर है, देख लेते हैं। तो विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत है, यानी याद रखना है नाबार्ड भी है, भारतीय स्टेट बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है और इलाहाबाद बैंक भी है। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली यानी नोट इशू आधारित है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है नोट निर्गमन प्रणाली। नेक्स्ट है, हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदमों का परिपालन है, इसलिए बढ़ाया गया है डीजल का कीमत। 1999 का क्वेश्चन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो एग्जिम बैंकों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जिम बैंक को आयात और निर्यात बैंक भी कहा जाता है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, ने अपना परिचालन मार्च 1982 में शुरू किया था। इस बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यह बैंक वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उनकी निर्यात आयात वित्त प्रबंधन क्रियाओं के विरुद्ध पुनर्वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एग्जिम बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करता है? तो उधार लेता है। नेक्स्ट है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ये ईपीसीजी का पूर्ण रूप है। उद्देश्य क्या है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाना तथा निर्यात की स्पर्धात्मक बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड के नाम से जानते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो छठी पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक था छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तो 1980 से 85, याद रखना है। नेक्स्ट है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसमें शामिल नहीं किया गया? तो मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये होता है साप्टा का फुल फॉर्म। तो 1995 में ये अस्तित्व में आया था और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो यह निर्धारित होती है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 1975 से 1992 तक भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बास्केट में 5 देशों या समूह की मुद्रा किसका किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड यानी स्टर्लिंग, चीन की रेनमिन्बी जिसे हम लोग युआन के नाम से जानते हैं, यूरो तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। नेक्स्ट है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है एपेक का फुल फॉर्म होता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक में विश्व की बड़ी एवं विस्तारोन्मुखी अर्थव्यवस्था वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं इसके। और तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना हुआ था 1989 में। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता, जिसे हम लोग साप्टा के नाम से जानते हैं, कब अस्तित्व में आया था या कब औपचारिक उद्घाटन हुआ था? तो 7 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा हुआ है। सार्क देशों की अगर बात करते हैं इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 1985 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल है? 7। तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, मालदीव है और भूटान है। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? याद रखना है कौन सा नहीं है, तो अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है,
वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो अभी हम लोगों ने देखा कि 8वां जो सदस्य बना है वो कौन था, अफगानिस्तान था। तो उस जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय राइट आंसर है अफगानिस्तान। अभी की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के अधिकतर निर्यात आयात व्यापार के संबंध में, तो ये हटा दीजिए, ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ मैं। अद्यतन से रिलेटेड सवाल है। वर्ष 2001 2 तथा वर्ष 2000 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये भी स्किप कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये डेटा काफ़ी पुराना है। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापार भागीदार वाला देश था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और प्रश्न काल तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भी वर्ष 2021-22 में भारत का सर्वाधिक व्यापार यूएसए के साथ हुआ है। चीन तथा यूए यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो है दूसरे तथा तीसरे व्यापारिक भागीदार देश हैं। वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं की निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, तो यह है 3%। तो ये भी पुराना डेटा है। 22-23 की अगर बात करें के अनुसार वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2% तथा 2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना, तो इसको मैं हटाता हूँ, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। तो ये उस समय का वर्तमान 1999 का क्वेश्चन है, इसे भी मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष, तो ये भी हटा दीजिए। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एडीबी जो है वह विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। तो विश्व बैंक समूह में 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन सा याद रखना है? IBRD स्थापना हुआ था 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IDA के नाम से जानते हैं, स्थापना हुआ था 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC स्थापना हुआ था 1956 में। निवेश विवादों के निपटारा हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मिगा, स्थापना वर्ष हुआ था 1988 में। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए के विचार से वर्ष 1966 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट WTO अस्तित्व में आया था, तो यह आया था जनवरी 1995 में। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना इसके पूर्ववर्ती GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार ये भी सवाल आ जाता है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीनों में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, बायलैटरल फॉरेन एड? तो याद रखना है जापान से। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था सॉरी, तो जुलाई 1991 में। ठीक है, तो भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन 3 जुलाई 1991 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का 5 प्रमुख मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक, मार्क एवं तथा येन के सापेक्ष 2 चरणों 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को अवमूल्यन किया गया था। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा USA। उसके बाद कौन सा है? चीन है। उसके बाद कौन सा है? UAE का है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो प्रसंस्करण क्षेत्र हैं 7। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो PIO कार्ड स्कीम हटाते हैं, काफी पुराना है। अच्छा, तो थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम दिए गए विकल्पों में मात्र पहले विकल्प से मेल खाते हैं। PIO कार्ड रखने वाले के लिए भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को PIO कार्ड आवंटित नहीं होगा। PIO कार्डधारी कृषि और पौध से संबंध संपत्तियों को छोड़कर भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय, विक्रय की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को, यानी IMF को। कब? 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आए GATT की उत्तरवर्ती संस्था विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है।
पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ जो अवधि दिया हुआ है यह सत्य नहीं है। ठीक है, कब से कब तक था? तो 1969 से 1974, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। नेक्स्ट, भारत में विनियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता दिया गया था रोजगार बढ़ाने को लेकर। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किसके मॉडल पर आधारित था? तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था आठवीं पंचवर्षीय योजना। भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसकी अवधि थी 1992 से 1997। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आठवीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% तक। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो यह देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप देता है, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है। कब इसका गठन हुआ था? तो 1952 में, याद रखना। भारत में योजना अवकाश कब से कब तक था? तो 3 साल तक चला था, 1996 से 1969 तक। नेक्स्ट है, भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1997 से 2002 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत था, तो इसका इस प्रकार इस अवधि में अविकासीय व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21 रहा था, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार लगा हुआ है इसमें, याद रखना है, 26.21%। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है जिला नियोजन पदाधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा सी। आर्थिक नियोजन विषय है, तो यह है समवर्ती सूची का विषय, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यह तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? तो यह अवधि कब से कब तक था? तो 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1921, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1921। भारत के ग्रामीण आबादी का कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ये 1994 का क्वेश्चन है, राइट आंसर है 94। इसी प्रकार 2000 के अंत तक 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल है। वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? कौन सा राज्य था? तो वो था उड़ीसा। ठीक है, बिहार की अगर साक्षरता दर बोले तो पूरे राज्य में सबसे न्यूनतम है, 61.8% है। ये आपको याद रखना है डेटा, कितना है साक्षरता दर? तो 61.8% है, जो देश में क्या है, न्यूनतम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल। जबकि न्यूनतम नगरीकृत कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, और तीसरे नंबर पर है असम। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो संपूर्ण भूमि का 33%। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो न्यूनतम भूमि पर यानी संपूर्ण भूमि पर कितना वन अनिवार्य है? तो 33% वन अनिवार्य है। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देश में कुल इतना है, कितना, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का कितना वन है? तो 24.62%, यानी अभी भी हमें वनों पर अधिक वर्क करना है भारत को। ठीक है, क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षारोपण है, जबकि वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 21.71% है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो यह चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। कब हुआ था? आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। विगत वर्षों में
आप टिहरी बांध से आशंकित पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे हैं। 21 मई 2021 को, याद रखेंगे, उनका कोरोना से निधन हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो वह है कलकत्ता। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा है, तो मुंबई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर है कोलकाता। नेक्स्ट है भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 25.72% के बराबर है। ठीक है, और 2011 की अगर हम बात करें जनगणना की, तो यह कितना है, तो 31.1%। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ये तो 84.4% था। और 2001 की अगर बात करें 2011 की जनगणना तो कितना है, तो 1,21,85,04,000, ठीक है, सॉरी 8,54,977 हो गई है। अर्थात 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है, तो ये याद रखना है 17.7%। नेक्स्ट है अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। अभी बात करें तो कितना दशकीय वृद्धि कितना है, 17.7%। नेक्स्ट है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर वृद्धि थी, तो कमी का रुख दिखाती है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 1971 एवं 1981 की तुलना में ये भी आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो है भारत, सभी को मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। ठीक है, ये बताया गया। डेटा कितना है, तो 44,60,000 भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है डेमोग्राफी यानी जनांकीकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है, तो प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है, याद रखना है। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, तो स्त्रियों की संख्या डिवाइड बाई क्या करते हैं, पुरुषों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट है किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर 11 की जनगणना की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। कितना है, तो 1106 है। फिर 1971 एवं 81 की तुलना में, तो ये हटाते हैं, स्किप करते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है इसमें से, तो चीन है अभी वर्तमान में, और दूसरे नंबर पर है भारत। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस समय था पश्चिम बंगाल, लेकिन अब कौन है, बिहार है। कितना है यहाँ, 1106 है। ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर थी, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, स्किप कर रहा हूँ मैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस, ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, चलिए मैं देख लूंगा। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार राज्य में। कितना है, 1106, याद रख लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अगर बिहार की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कुल साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। सब सारे VVI हैं, हालांकि जनगणना से रिलेटेड मैं आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा, फिर भी याद रखिए। पुरुष बिहार में कुल साक्षरता दर से 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है, तो 71.2%, और महिला साक्षरता कितना है, तो 51.5%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो है आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। तो दोस्तों यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी जो मैराथन बचा हुआ है दोस्तों, उसे भी मैं कवर करा दूंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।